हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट का पीआरटी पेपर कर रहे हैं 2022 का। इसकी सीडीपी करेंगे। वैसे हम देखो, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने या बंडूरा ने। तो पियाजे ने दिया था। ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। अच्छा, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया था? वाइगोत्स्की और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, दोनों ने ही। जहां पे समाज का नाम आए, संस्कृति का नाम आए, वहां पे वाइगोत्स्की को देना। और फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था और वंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, कौन सी अवस्था में विकसित होती हैं? ये पियाजे की है चारों अवस्थाएं। नंबर एक, संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान, तो इसी के दौरान होती है ये विकसित। प्रत्येक चक्रीय प्रतिक्रियाएं जो होती हैं ये संवेदात्मक गामक अवस्था में ही शुरू होती हैं। और देखो, इनका जो टाइम है वो क्या क्या है, मैं चारों को बता देती हूँ। पियाजे का है ये संवेदात्मक जो अवस्था है हमारी, इसका जो टाइम है वो है 0 से 2। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका क्या है? 2 से 7। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम क्या है? 7 से 11। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय जो है वो क्या है? 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है, इस पे ध्यान देना है। कई बार हम नहीं को छोड़ देते हैं और सही है वो उस पे चले जाते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो सही नहीं है उसको देखना है। यह एक आयामी होता है, ये एक आयामी नहीं होता। विकास जो होता है ये बहुआयामी होता है। इसकी संचयी प्रक्रिया होती है, इसमें व्यक्ति की विभिन्नता पाई जाती है। तो कि इसका जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, यह एक आयामी होता है, ये इसका आंसर होगा। अगला देखो, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है, तो ये कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये होगी। निकटता किस, इसके बाद मैं आपको ना ये पियाजे वाला करवाऊंगी, पियाजे का पूरा टॉपिक करवाऊंगी मैं आपको। पियाजे से देखो, इतनी देर में 4 प्रश्नों में से 2 पियाजे के में से आ गए। आगे देखो, 1 2 3 3 प्रश्न आ गए 4 में से। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? वर्दीमर के द्वारा दी गई। और ये थॉर्नडाइक, पावला और स्किनर, ये ना सारे अलग अलग पढ़ाऊंगी मैं आपको। अलग अलग एक एक टॉपिक बनेगा इन पे, वो मैं करवाऊंगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो किसका है? विकासात्मक मनोविज्ञान का है। अगला देखो, 7 नंबर, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की खोजकर्ता व प्रतिपादक कौन है? ये प्रश्न मैंने करवाया था आपको कि मैंने कहा था कि कोई भी पहला काम जो करेगा वो भी नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बिने होगा। आगे देखो, दिख रहा है क्या साफ? देखो, प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था चारों के चारों दी थी, प्रश्न नंबर 2 में दी थी, देख लो एक बार। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदात्मक है और एक अमूर्त है। तो इसमें गुप्त अवस्था दे दी है, गुप्त अवस्था नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में ना व्यक्ति क्या करना शुरू कर देता है? कल्पना करना शुरू कर देता है कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं अपने अंदर शुरू कर देता है। अगला प्रश्न देखो, 10 नंबर, एक बच्चा कहता है कि उसे चांद, क्या कहता है कि चांद हंस रहा है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ये एनिजम की विशेषता है। तो किसी भी मतलब निर्जीव चीज को सजीव मान लेना, कौन सी है? एनिजम है ये। अगला देखो, 11 का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के अनुसार कौन सा कथन सही है? नकारात्मक पुनर्बयन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, तो ये वाला सही है। 1 नंबर जो है, नकारात्मक पुनर्बयन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखो, 12,
बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो ये बेलक के द्वारा दिया गया। जैसे बालक अंतर्बोध, तो बेलक इसके नाम से भी आप ऐसे याद कर सकते हो। अगला देखो प्रश्न नंबर 13, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकक्लेलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला देखो, श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, तो ये कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये। प्रश्न नंबर 15 देखो, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का त्रिआयामी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। नंबर 2 पे गिलफोर्ड का द्वारा दिया गया। नंबर 16 का क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? तो पुनर्बलन अभिप्रेरणा जो है पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी, ये कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये गेस्टाल्टवादी बोला गया इनको, तो इनके द्वारा दिया गया था ये, कि जो भी मनुष्य काम करता है वो अपने अंतर्दृष्टि से करता है। इन्होंने इसी तरह इस प्रकार से बताया। इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। भय समय किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय का मूल प्रवृत्ति है पलायन, मतलब जब डर लगेगा तो हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो भय किसके द्वारा हो गया? पलायन के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है? तो बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100, तो मतलब MA/CA और गुणा 100 दूसरा नंबर का जो है ये सही है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या है? बोर्न ब्रेनर ने जैविक परिस्थिति सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है, तो वृहत तंत्र के उदाहरण है ये। तो 20 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आगे देखो, 30 प्रश्न आते हैं CDP के, मैं 30 के 30 आपको करवा देती हूँ। सीख रहे हैं क्या आपको सही से? मैनेज कर लेना भाई। देखो क्या करें, हमारे पास इतनी ज्यादा बोर्ड वगैरह तो है नहीं, और बुक से ही पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलो देखो भाई, मैनेज कर लेना, बोर्ड वगैरह हमारे पास नहीं है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ बुक से। डिसकैलकुलिया एक प्रकार का है, तो ये ना रोग है, ये कुछ 20-25 है, मैंने शॉर्ट्स में डाला था, एक बार देख लेना अगर तुम्हें शॉर्ट्स में जाके एक बार देख लेना। ये मैंने सारी जो भी बीमारियां हैं ये सब मैंने उसमें शॉर्ट्स में डाल दी थी, एक बार देखो, और मैं आपको यूट्यूब पे भी करवा दूंगी। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? ये अधिगम अक्षमता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 22 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? तो देखो, टॉफी सकारात्मक हो सकता है, बिस्किट या पैसे देना बच्चों को तो सकारात्मक हो सकता है, लेकिन कड़वी दवाई देना ये सकारात्मक नहीं है, ये क्या है? नकारात्मक है ये। अगला देखो, प्रश्न नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? निरीक्षण करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, तो क्या करेंगे हम? संग्रह करेंगे, किसी चीज को इकट्ठा करेंगे, तभी तो हम उस चीज को बार बार देखते रहेंगे, कि उसका निरीक्षण करेंगे कि मेरे पास ये हो गया, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? तो सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक विकास, ये वाले संज्ञानात्मक और नैतिक विकास ये मैंने करवाए थे प्रश्न नंबर 1 में। 90 से 110 बुद्धि लब्धि किसको दर्शाता है? तो औसत बुद्धि, जैसे हमें पेपर में कितने नंबर लेने होते हैं? 90 नंबर लेने होते हैं, जिससे हम पास हो जाते हैं स्टेट में। तो 90 से 110 ये बुद्धि किसको दर्शाती है? औसत, मतलब अगर औसत बच्चा है तो वो क्या कर सकता है? 90 नंबर लेके अपना टेस्ट पास कर सकता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो ये है टेलर फ्रेम, 3 नंबर ऑप्शन है इसका, ये सही है। 27 का क्या है? बेबी डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टि की पुष्टि करता है? तो ये ना सामाजिक अधिगम की पुष्टि करता है। देखो, एक बच्चे को एक डॉल दी गई और उसको जैसे आक्रामक दिखाया गया तो बच्चे ने वैसा ही व्यवहार किया, तो उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये बेबी डॉल पे, तो ये सामाजिक अधिगम का है। कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो पूर्व रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत आएगा ये। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया था। चलो लास्ट देखो,
30 नंबर जो है, एक बालक की उसकी माता के प्रति आकर्षण फ्राइड ने कहा है। एक जो बालक है, बालक लिखा है, इसमें ये ध्यान रखना बालिका नहीं लिखा। अगर बालिका लिखता आंसर अलग हो जाता, तो बालक लिखा है ना, तो बालक मतलब लड़का जो होता है वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है। ये कौन सी ग्रंथि है? ओडिपस ग्रंथि है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। और अगर यहाँ पे बालिका लिखा होता तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाता, इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगर लड़की का अपने पिता के प्रति अट्रैक्शन है तो वो कौन सा? इलेक्ट्रा ग्रंथि आएगा। और बालक का उसके माता के प्रति, लड़के का उसकी माता के प्रति आकर्षण, तो ये ओडिपस ग्रंथि आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। आगे अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।